Hello guys, welcome back to the RKSFX classes, and again we have come back to take a new special video, and in this video we will complete our next topic, which is our transportation. So let's see what is that. uh, these all the topics we have completed in our previous video, and if you don't watch, so I will say that firstly go and watch that video so that you will be able to connect very easily, because this topic is very separate. That's why you will not have to face the problems to understand very easily. Okay. Heterotropic nutrition we have already discussed in our previous videos, so go and watch that videos. Then this is our human alimentary canal, in which we have completed, means how we take the food and how it is goes to digest and how it complete all the processes in our alimentary canal in our previous videos. And next topic, which we have already completed, that the respiration also we have discussed in our previous video. So this is our today's topic, which is the transportation. So transportation in human beings and transportation in plants is the topic of today. So we are going to discuss each and every topic which is mentioned in your NCRT book. So transportation in human beings, firstly we will discuss this thing. As I already told you in my lectures, you will get each and every line because of the NCRT to do, मीन्स वी कैन से कि मैं जो हूँ आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डीकोड करके पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड ऑक्सीजन बेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज। हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और बॉडी के अंदर बनने वाले बेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इन क्लास 9 we learned about blood beings a fluid connective tissue। प्रीवियस क्लासेस में आप इस चीज को पढ़ चुके हो कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, एंड ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जिस फ्लूइड मीडियम से बना होता है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, उस फ्लूइड मीडियम को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, इन विच जिसके अंदर द सेल्स आर सस्पेंडेड। इसके अंदर मेनली सेल्स होती हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द चैप्टर। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, प्लाज्मा जो है फूड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड नाइट्रोजनस पेट्स इज डिसॉल्व इन डिसॉल्व फॉर्म के ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड कार्पसेस। बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, एंड वी thus नीड अ पंपिंग ऑर्गन्स टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। इन सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में हमें प्रेशराइज करना पड़ता है, इस फ्लूइड को प्रेशराइज करना पड़ता है। दैट्स वाई हमें एक पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर। वो पंपिंग ऑर्गन क्या करता है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है जो कि हमारे फूड को, ऑक्सीजन को, एंड बॉडी के अंदर बनने वाली बेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसे पंप करने में हेल्प करता है। दिस थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर। ओके, तो देखते रहिएगा। A network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। इन सभी चीजों में एक मिस यदि कुछ डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप को रिपेयर करने का भी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑफ पंप, अवर पंप, द हर्ट, जिसके बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसे पंपिंग करता है, तो वो है हमारा ह्यूमन हार्ट।
जो कि ह्यूमंस के अंदर इस तरह का हार्ट प्रेजेंट होता है। और क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो अपर आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एट्रियम। ये जो पोर्शन है दिस इज द एट्रियम। एंड इसके वाला ये जो एट्रियम है, ये वाला भी एट्रियम ही है। दिस इज एट्रियम एंड दिस इज ऑल्सो एट्रियम, बट दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम विच इज मेंशन्ड हियर। ओके। एंड उसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो चैम्बर, इतना इतना जो चैम्बर आपको विजुलाइज कर पा रहे हो आप, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, और उसके साइड वाला है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपर वाला पोर्शन दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, उसके नीचे वाला जो है राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट पोर्शन में जो आप पोर्शन देख पा रहे हो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, और उसके नीचे वाला है जिसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। और कुछ इसके अंदर डक्ट्स लगी हुई हैं, जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज द वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। हमारी लोअर बॉडी है, उस लोअर बॉडी से यहाँ पे वेना केवा करके एक डक्ट जो है वो इसके अंदर कहाँ पे खुलती है, वो खुलती है हमारी राइट एट्रियम के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ डक्ट्स दे रखी हैं, जैसे कि इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे कुछ पल्मोनरी वेन्स होती हैं, और ये जो अपर वाली आप देख पा रहे हैं दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट्स होती हैं, और कुछ यहाँ पे भी होती हैं जिसे हम लोग वेना केवा फ्रॉम दी अपर बॉडी। कुछ अपर बॉडी से वेना केवा होती हैं, कुछ लोअर बॉडी से होती हैं। अपर बॉडी से सेंस की हमारे ब्रेन साइड से, और ऊपर वाले पोर्शन से, एंड लोअर पोर्शन से आता है, दिस इज कॉल्ड दी वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। लोअर बॉडी से जो वेना केवा है, और इन दोनों पोर्शंस के बीच में ये सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, सेप्टम प्रेजेंट होता है जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को आपस में जोड़ के रखता है। इस सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत आसान है इन्हें नेमिंग करना। जैसा दिखता है जिनका इनका नेम होता है, उसी तरीके से हम इन्हें नेमिंग करते हैं। जैसे कि ये दो क्या है, वेंट्रिकल हैं। इन दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा, बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा, उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सिमिलरली ये यहाँ पे दो एट्रियम है, दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, उस सेप्टम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि नीचे हमने बोला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सिमिलरली ऊपर बोलेंगे इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। हाँ ऐसा ही। और ऐसे ही हमारे ऊपर ऊपर से नीचे के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। किस किस के बीच में, एट्रियम के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। इन सेप्टम को ही हम लोग इंटर एंट्रो वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं। ओके। यदि ये मेंशन होगा तो हम इस चीज के अंदर इसे भी डिस्कस कर लेंगे। और ये सारे चैम्बर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से हमारा जो है एक और यहाँ से डक्ट निकलती है, दिस इज दी एओर्टा, दिस इज एओर्टा। ओके। so now come on the theory. The heart is a muscular organ which is big as our purse. हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मसल्स से बना है। कौन सी मसल्स से बना है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि मसल्स आर ऑफ द थ्री टाइप्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड दी कार्डियक मसल्स। इनमें से जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, एंड विच इज एज as our fist, and because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, क्योंकि दोनों के दोनों जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है इसी के थ्रू, ब्लड के थ्रू इस हार्ट से ही ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। एंड द हार्ट हैज different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। इसमें जो चैम्बर्स आप देख पा रहे हो, एक चीज यहाँ पे आपने नोटिस की होगी कि जो पोर्शन ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं है। यदि ऐसा होता तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों आपस में मिक्स हो जाया करते, और फिर ये जो सिस्टम जो हमारा बॉडी के अंदर बना है, पंपिंग सिस्टम जो बना है, उसका कोई भी सेंस नहीं रहता। और
बहुत सारी जो ह्यूमन डिसीजेस हैं वो हो जाती, वो तो होती ही होती, बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके ना। जैसे कि इसे यदि डिस्कस करें हम लोग, तो हार्ट के केस में जैसे कि मेनली होता क्या है कि आर्टरीज जो होती हैं और वेन्स जो होती हैं, वेन्स के अंदर बीनों की हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में डिस्कस किया होगा कि जो अशुद्ध और शुद्ध टू टाइप के ब्लड होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग प्योर ब्लड और नॉन प्योर ब्लड कह सकते हैं। तो वेन्स जो होते हैं उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो जो होता है वो प्योर नहीं होता है। प्योर किसमें फॉलो करता है? आर्टरी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हार्ट के केस में जस्ट हम इसे 22 वर्षा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। Because both oxygenated and deoxygenated blood have to be transported by the blood, and the heart has different chambers to prevent oxygen rich blood from mixing with blood chamber containing the carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to reach the lung for carbon dioxide to the remove कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में होता है उसे लेकर जाया जाता है लंग्स के पास, जिससे कि वो बाहर निकाली जा सके। एंड the carbon dioxide rich blood has to be reach the lungs for carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हमें थ्रू द मतलब लंग ये हमारे हार्ट से होते हुए लंग्स के पास ले जाया जाता है और वहां पे उसे बाहर छोड़ दिया जाता है, और फिर वापस से उसी वही हीमोग्लोबिन के साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड करता है और वो सारी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। ऐसा इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है। एंड वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स becomes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। कहना ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जैसे कि ऊपर से डॉट डॉट का ये एरो शो कर रखा है, ऊपर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, ये अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके। एंड द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टेड दिस ब्लड। जब वो इस ब्लड को कलेक्ट कर लेता है तो वो रेस्ट पोजिशन में चला जाता है। देन it then contract while the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transported to। जब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे लिख रखा है कि while the next chamber the left ventricle, ये जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, you are going to see that means this is our left ventricle। so while the next chamber the left ventricle relaxes so that the blood is transported to it। पहले क्या है, अभी ये कॉन्टैक्ट की पोजीशन में है, और जब ये लोअर वाला रिलैक्स कर जाएगा तो ये बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। बेसिकली होता क्या है हार्ट के अंदर, ये क्या है, ऊपर का जब कॉन्टैक्ट करता है तो नीचे का रिलैक्स पोजीशन में होता है, नीचे का जब रिलैक्स करता है तो ऊपर का कॉन्टैक्ट पोजीशन में रहता है। इस तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता जाता है। When the muscular left ventricle contract, then its turn the blood is pumped out of the body and deoxygenated blood comes from the body to upper chamber of the right। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपर चैम्बर में आ जाता है। अपर चैम्बर कौन सा था हमारे पास, ये जो अपर चैम्बर है ना, राइट एट्रियम। और फिर वो इस तरीके से हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और यहाँ पे जब रिलैक्सेशन होता है तो वो लंग्स को वापस सप्लाई कर दिया जाता है from upper portion of the right atrium as it relaxes। जब वो रिलैक्स करता है, as the right atrium contract the corresponding lower chamber the right ventricle dilated कर जाता है, and this transfer blood to the right ventricle which in turn pumps it to the lungs for the oxygenation। उसे lungs के पास भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए।
Since ventricles have to pump blood into various organs and they have a thicker muscular wall than the atria do, जो कि atria करते हैं, and bulbs ensure that the blood does not flow backward when the atrium or ventricle contract. यहाँ पे आपको ये जो हैं वो बल्ब दिख रहे हैं, these are the bulbs जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि बैक फ्लो ना हो। ओके, और आगे डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे अपना डिस्कस करेंगे कि पूरा किस तरीके से ब्लड जो है हार्ट के अंदर आता है, उसके बाद किस तरह से उन्हें वेन्स और आर्टरी लंग्स तक ले जाती हैं, और लंग्स से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दिस इज अवर हार्ट। ओके, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है। ओके ना, यहाँ से क्या होता है कि पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में आता है, और इस चैम्बर से फिर इस चैम्बर में जाता है, और यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर दिया जाता है टू ब्लड। ओके, ये जो एरो आप देख पा रहे हैं, ये एरो से इसे शो कर रखा है। और ये आर्टरी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि मेनली जो होता है प्योर ब्लड हमारी आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये जब टिश्यू के पास आती हैं तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन वगैरह होते हैं, उसके थ्रू ये ब्लड को आपस में टिश्यू और इन वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बाद में ये जो वेन्स हैं, इन वेन्स ये जो वेन्स हैं, ये वेन क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं बॉडी से और उसे इस चैम्बर के अंदर छोड़ देती हैं। जैसे ही इस चैम्बर के अंदर जाता है, यहाँ पे बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। देन क्या होता है कि इस चैम्बर में आता है, और इस चैम्बर से क्या होता है, वो जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को सप्लाई कर दिया जाता है। आई टोल्ड यू कि 22 वर्षा होता है। यहाँ से इन दोनों के बीच में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास भेजा जाता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स से लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भेजा जाता है। और ये हमारी एओर्टा होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देती है। ओके, ऑक्सीजन enters the blood in the lungs. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from the mixing. क्या होता है कि इससे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, सेपरेट सेपरेट रहते हैं, एंड सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, जो कि एक अच्छी तरीके से अपना काम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है। एंड दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स एंड बर्ड्स के केस में ऐसा जरूरी है। एंड क्योंकि इन्हें एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एंड विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment, and such animals like the amphibians or many reptiles have reptiles में means हमारे lizards वगैरह include होती हैं, amphibians में frogs वगैरह include होते हैं, and have three chambered hearts, उनके अंदर three chambered heart होते हैं। three chambered hearts किन किन में होते हैं, amphibians और कुछ reptiles में होते हैं, और एंड हमारे पास होते हैं टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चैम्बर टू देयर हर्ट्स। और फिशेस के केस में हम लोग जब देखते हैं तो फिशेस के केस में सिर्फ और सिर्फ टू चैम्बर हर्ट्स ही हमें देखने को मिलता है। एंड द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स, और ब्लड जो होता है वो गिल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेड पंप कर दिया जाता है, एंड इज ऑक्सीजनेटेड देयर, और वहां पे जाके क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वो उसे बाद में रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर पास कर दिया जाता है। थस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फेसेस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। इसके ऊपर भी बोर्ड में या फिर आगे जब आप नीट वगैरह की तैयारी करते हो तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बार उनके
क्या हार्ट में ब्लड ब्लड जाता है, तो वो है हमारे पास ये ऑर्गन और ये फेसेस हैं। द ब्लड गोज ओनली वंस through the heart in the fist during one cycle of passes through the body। इसके ऊपर एक गुड क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस ईयर्स में नीट के अंदर इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इफ यू विल प्रिपेयर फॉर द नीट देन ये क्वेश्चन अच्छा है और आपके यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle। In other vertebrates के अंदर ये twice भी होता है and this is known as a double circulation। डबल सर्कुलेशन हम ह्यूमंस के केस में ब्लड का जो है वो डबल सर्कुलेशन भी होता है। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है कि आर्टरीज क्या करती हैं। आर्टरीज आर दी वेसल्स, आर्टरीज ऐसी वेसल्स हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से अवे कैरी करती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट to various organs। Since the blood emerges from the heart under high pressure and the arteries have thick, arteries कैसी होती हैं, thick elastic walled, arteries कैसी होती हैं, thick होती हैं और elastic walls होती हैं, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को प्रेशर के साथ भेजता है। एंड वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द हार्ट। और बेन्स का फंक्शन भी यहाँ पे मेंशन है कि बेन क्या करती हैं, बेन्स क्या करती हैं, ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द हार्ट, और उसे वापस में हार्ट्स में लेकर आती हैं। एंड दे डू नॉट नीड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, इनकी जरूरत नहीं होती है बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे जो ब्लड होता है वो उतने प्रेशर के साथ फ्लो नहीं होता है जितना आर्टरीज के अंदर होता है। इंस्टेड दे हैव बल्ब्स, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास बल्ब्स होते हैं एंड दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, जो इस चीज को इंश्योर करता है, इस चीज को बताता है कि वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। The smallest vessels have walled which are one cell thick and are called the capillaries। Okay, exchange of the materials between the blood and surrounding cells takes place across this thin walled, and the capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organs of the tissue। Now maintenance by platelets, कि किस तरह से प्लेटलेट्स का थ्रू मेंटेनेंस होता है। what happens if this system of tubes develops a leak, develops a leak। this think about, आप इस चीज के बारे में सोचिएगा कि situations when we are injured and starts bleeding, जब हम लोगों को कोई चोट लग जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, naturally the lose of the blood from the system has to be minimized। the in addition, leakage would lead to the loss of the pressure, which could reduce the efficiency of the pumping system। To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and flag these legs of helping a clot that blood। अब होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक अच्छी लाइन ये लिखी हुई है और ये कहना ये चाहते हैं कि जब हम लोग इंजोर कर जाते हैं, जब हमें कोई चोट लग जाती है, तो हमारे क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो फ्लो होने लगता है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए जो है ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉट करा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ब्लड जो है वो बाहर ज़्यादा नहीं जाता है और बॉडी का जो ब्लड होता है वो अपने अंदर मेंटेन रहता है। लिम्फ क्या होते हैं, देयर इज अनदर टाइप ऑफ द फ्लूड, बॉडी के अंदर ऐसा दूसरा फ्लूड होता है इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ।
और इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। थ्रो द कोर्स प्रेजेंट इन द बॉल ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एंड प्रोटीज blood cells escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph, and it is similar to the plasma of blood but colorless। ये जो है किसके सिमिलर है, ये प्लाज्मा के ही सिमिलर है, लेकिन एक यूनिक प्रॉपर्टी इसने बता दी कि ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन इसके पास होते हैं, और इसके पास प्रोटीन जो होते हैं वो कम होते हैं। lymph drains into the lymphatic capillaries from the intercellular space which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins। lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drain excess फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ब्रेक्स इनटू द ब्लड। हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम को डील कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग खाते हैं पाइंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दी जाते हैं। ये कुछ लिम्फ के साथ भी ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं। Now we will discuss about the transportation in plants, ki how the transportation in plants take place, and we have discussed earlier how plants take in simple compounds such as a carbon dioxide and photosynthetic energy stored in their chlorophyll containing organs। हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स होते हैं वो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं नेमली, और लीव्स भी होती हैं, इन्हें हम लोग लीव्स ही बोलते हैं। ओके, the other kind of the raw material needed for building plants body will also have to taken up separately for plants। The soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals। the absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with soil, namely roots। If distance between soil contracting organ and chlorophyll containing organs are smaller, energy and raw materials can easily diffuse to all part of the body। इनके बीच की यदि डिस्टेंस कम है तो वो आसानी से क्या कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। And but if these distances becomes large because of changes in plant design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots। A proper system of transportation is therefore essential in such situation। Energy need to differ between different body designs। Plant do not move, and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues। As a result, plant have low energy need। plants के लिए हमारे कंपैरिजन में एनर्जी की जो नीड होती है वो कम होती है, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत स्लो होता है, एंड the distance over which transport system have to operate however can be large in plants such as very tall plants के अंदर plants plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from the roots। प्लांट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल लीव्स से, रूट्स से एंड लीव से एनर्जी मूव कराते हैं। These two pathways are constructed as independently organized conducting tube। The xylem moves water and minerals obtained from the soil। ये जाइलम्स का क्या है, फंक्शन है कि द जाइलम मूव्स वाटर, जाइलम जो है वाटर को मूव कराता है, एंड द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स। ये जो जाइलम है, ये फ्लोएम है, वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लीव्स से ट्रांसपोर्ट कराता है, वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो कि अदर जो पार्ट है प्लांट से उनके अंदर इन्हें ट्रांसपोर्ट कराता है। and we have studied the structures of these tissues in detail। हम इन structures को बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं in class 9। now we will discuss about the transport of water। हम लोग अब वाटर के ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। in xylem tissue vessels and tracheids of the roots stem
stems and leaves are interconnected to form a to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. At the root, cells is cells is in contact with the soil actively take up ions. यहाँ पे ions को क्या करते हैं, actively वो लेते हैं, and this creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil, and water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference, and this means that there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. वाटर जो होता है वो क्या होता है कि रूट जो होती हैं उसे सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और उसे ऊपर उस पोर्शन तक पहुंचाया जाता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होने वाली है. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plant use another strategy to move water in xylem upward to the highest point of the plant body. तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, दिस इज बेसिकली क्या है कि ये वाटर को ये रूट से एब्जॉर्ब करता है, देन बेसिकली उस पोर्शन तक, उस पार्ट तक लेकर जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने वाला है. एंड provided that the plant has an adequate supply of the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. क्या होता है कि वेपराइजेशन होता है. नाउ वी विल डिस्कस फर्दर कि किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है इनके अंदर, जिससे कि लीव्स जो होती हैं वो वाटर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करा देती हैं. ओके. In fact, the evaporation of the water molecules from the cells of a leaf creates an succession pulls which pulls water from the xylem cells of the root, and the less of the water, the loss of water in the form of vapors from the aerial part of the plant is known as a transpiration. So ये transpiration की definition कि द लूज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स के फॉर्म में वाटर का जो लूज है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन. इसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. एंड द ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड upward movement of the water and minerals dissolve in it from root to the leaves. Okay. And it also help in टेम्परेचर रेगुलेशन. ये टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन. एंड द इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट. रात के समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. एंड ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा द ट्रांसपीरेशन पुल करता है, becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. ना ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. देन हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा. Transport of food and other substances. So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the product of metabolic processes and particularly the photosynthesis are moved from the leaves and where they are formed to other part of the plant, and this transport of the soluble product of the photosynthesis is called the. ये जो transport of the soluble product of the photosynthesis is called translocant, and it occurs in the part of the vascular tissue known as the phloem. ये कहाँ पे perform होती है, ये phloem में होती है. And beside the product of the photosynthesis, the phloem transport अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, और अदर सब्सटेंसेस होते हैं. एंड दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली derived to the storage organs of the root, and fruits and seeds are two growing organs. The translocation of the food and other substances takes place in sieve tubes. कहाँ पे होता है इनका ट्रांसपोर्टेशन, sieve tubes के अंदर होता है, which help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. Unlike transport
in xylem, which can be largely explained by the simple physical force इनके पास होता है, force के थ्रू ही तो ये अपने वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं. The translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using the energy from ATP. Okay, एंड दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है टिश्यू के, एंड कॉजिंग द वाटर मूव टू इट. This pressure moves the materials in the phloem to tissue and which have less pressure. This allows the phloem to move materials according to this plant's need. For example, the spring sugar stored in root or stem tissue would be transported to the bud which need energy to grow. ये हमारा जो था वो ट्रांसपोर्टेशन था. प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का स्टडी किया. Then we have discussed about the transportation in the ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी की. इसके बाद हमारा एक और लास्ट टॉपिक बच जाता है, दैट इज अवर एक्सक्रिएशन, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि कल अपलोड होने वाला है, उसके अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे. एंड देन फाइनली क्या होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. और गाइस क्या है कि जब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, शायद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूट्यूब पे सिर्फ बंसवर्ड वीडियो को सर्च करते हैं. मैं चाहता तो इसी को बंसवर्ड भी बना सकता था, लेकिन क्या है कि जब मैं अब पढ़ता था ना 10th क्लास में, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि ना मेरे को कोई बुक पढ़ाने वाला हो और पूरी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हो. बट मेरे को ऐसा उस टाइम पे नहीं मिलता था, यूट्यूब पे नहीं मिलता था. अब तो बहुत वीडियो अवेलेबल हैं. मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो देखो, आप किसी भी मेंटर की वीडियो देखते होगे, अच्छी बात है. लेकिन आप लोग जब डिटेल में लेक्चर्स को देखोगे, उन्हें समझोगे, तो एक अलग ही आपको फील होगा, क्लासरूम का फीलिंग होगा कि नहीं हम लोग स्कूल में बैठे हुए हैं. एंड नाउ द यू नो कि आपके स्कूल भी सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, तो आप इन वीडियोस के थ्रू भी चाहो तो उस क्लासरूम का फील अपने घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले सकते हो. सो गैस, अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो एट द लास्ट आई विल से कि प्लीज सब्सक्राइब इफ यू डोंट सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स. एंड उन सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, और बोलिएगा कि यहाँ पे क्लासेस लग रही हैं. और इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर देन go and like, and if you have any doubt then tell me in the comment box. Okay guys, thank you for watching my video. Bye bye, take care.